अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर हलचल जारी है, राब्तों और मुज़ाकरात का माहौल गर्म है। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा वफ़ाक़ी वज़ीर सालिक हुसैन ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की है। दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के माबैन राब्ता हुआ है और आज परवेज़ इलाही और एजाजुल हक की इमरान खान से मुलाकात भी मुतवक्के है। इन मुलाकातों में क्या कुछ चल रहा है और क्या इलेक्शंस और असम्बलियों की तहलील पर डेडलॉक जल्द ख़त्म हो पाएगा ताकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो सके और मुल्क की मईशत को कुछ संभाला मिल सके, इन मामलात पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। ओरिया साहब, मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा वफ़ाक़ी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने लंदन में नवाज शरीफ से एक मुलाकात की है और चौधरी सालिक ने कहा है कि जो फैसले तमाम जमातों के साथ मिलकर किए थे आज भी उन पर स्टैंड करते हैं। तो इस मुलाकात को आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखें, चौधरी सालिक को एक मैसेज देकर भेजा गया था कि अगर हम परवेज़ इलाही से रिप्रोचमेंट करते हैं और उनको बात करके उसके बाद अगर हम पंजाब की जो असम्बली है उसके अंदर एक टर्नओवर कर लेते हैं और परवेज़ इलाही कोई वज़ीर आला बना देते हैं तो हम इसको असम्बली को टूटने से बचा लेंगे, क्योंकि तकरीबन 186 वोट्स चाहिए। 371 की असम्बली है तो 186 वोट है तो 10 उसके मिलू के कहीं ना कहीं बन जाता। कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं 5, एक राय हक पार्टी वाला भी है, इस तरह कुछ कर करा के हो जाएगा। तो उसके ऊपर पहली इतला ये है कि नवाज शरीफ ने सख्त गुस्से का इजहार किया। अच्छा, अब चौधरी ये जो सालिक है, ये चौधरी शुजात के बेटे हैं सालिक और शाफे। चौधरी शुजात साहब की अपनी जो किताब है उसके अंदर उन्होंने बाकायदा लिखा है कि नवाज शरीफ फैमिली या शरीफ फैमिली ने 9 दफ़ा उन्होंने मुख्तलिफ मौके पर हमें धोखा दिया। बिल्कुल। और जिनमें ख़ास तौर पे उस वक़्त जब शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाया गया उस वक़्त ये तय हो गया था कि आइंदा अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनता है तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला होगा। और फिर उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने उनके वारिस बीच में आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी आपका ही बेटा है तो ये है वो है। तो बहरहाल नहीं हो, वज़ादार लोग हैं। तो अच्छा, दूसरी चीज़ जो थी, एक तो शाफे की मुलाकात, दूसरी ये है कि इसहाक डार के साथ मिलके जो आरिफ अलवी के साथ ये बातें हो रही थी उसकी एक बुनियादी वजह ये है, अगर तो इस सियासत रूटीन की चल रही होती ना तो शायद कोई भी बॉदर ना करता, ना एस्टेब्लिशमेंट बॉदर करती, ना ये सियासी पार्टियां बॉदर करती। पाकिस्तान की अगर इकॉनमी अगले 15-20 दिन के अंदर ठीक ना हुई तो किसी का बाप भी आके इसको नहीं संभाल सकेगा। जो हालात हो रहे हैं, डिक्रीजिंग किस्म की सारी सूरत हाल है आपके फॉरेक्स रिजर्व की। आप सोच सकते हैं कि आज उन्होंने मोतसिब ने आर्डर कर दिया है कि सोयाबीन ऑयल लेके आओ। एक चीमा साहब वजीर हैं, वो कहते हैं मैं नहीं लेके आने दूंगा। उसके पीछे स्टेट बैंक के लोग भी खड़े हुए हैं, वो वहाँ खड़ा है। उसके बाद टमाटर और आलू, अदरक और प्याज वो आप नहीं ले पा रहे। दवाइयों का मसला है, तो इसके लिए ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल बनी थी। उसके ऊपर इसहाक डार ने ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह के बयान का अच्छा खासा माइंड किया है। अच्छा। कि मैं बातें ठीक करने की कोशिश करता हूँ, ये चैलेंज देता फिरता है और ये करता है वो करता है। और चैलेंज भी शायद उसने दिया है कि वो अब बात है आज वो बाइज्जत बरी हो गए। मैं बाइज्जत का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ, सरकास्टिकली बोला आपने। हाँ जी, बड़ा सरकास्टिकली बोला। जाहिर बात है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पाकिस्तान के बड़े बड़े मौजूद लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, अच्छे खासे मौजूद। अच्छा। जिनके पर उंगली उठाना भी जो है वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, जिनके ऊपर ट्वीट करना भी काबिल दस्तंदाजी, तो वो बैठे हुए थे। हम तो उनकी सुनते हैं ना भाई। वो हम तो कहते हैं, वो उसने बादशाह ने कहा आज जो है वो कद्दू कैसा सब्जी है, उसने कद्दू तो बहुत अच्छी सब्जी है। अगले दिन बादशाह ने कहा यार कद्दू से मेरा पेट खराब हो गया, तो उसने कद्दू से बुरी सब्जी कौन सी है? तो उसने कहा कि हम तो बादशाह के गुलाम हैं, हम कद्दू के गुलाम थोड़े हैं। तो हम तो जनाब इनको देखते हैं, हम कहते हैं ये ठीक बोल रहे होंगे, आज ही कहते हैं गलत, हम कहते हैं गलत बोल रहे थे। तो ठीक है, होगी बात। तो उसके बाद सनाउल्लाह के बारे में इसहाक डार ने खास तौर पर कहा कि ये इसी वजह से आज एजाजुल हक को वहाँ भेजा गया। ठीक है। मुनस इलाही साहब को दोबारा भेजा गया और उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया, क्योंकि अब परवेज़ इलाही की घास नहीं डली दूसरी तरफ। ठीक, अब वो देखें नवाज शरीफ एडमेंट हो गया। एक तो ये है, दूसरा वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान आने के चक्कर में किसी ना किसी तरीके से तुम इतने अरसे से हो गए हो, तुमने सारे केस फिर खत्म करा लिए, मेरा केस तो खत्म ही नहीं करवाया। अब उनका केस सुप्रीम कोर्ट लेवल पे 62-63 के तहत नाअहली हुई है, वो कैसे खत्म होगा? बाकी सजा और चीजें, चलो वो सजा तो उसके में हाईकोर्ट कुछ कर ले, नाअहली कैसे होगी उसको खत्म? उसके लिए तो 2/3 मेजॉरिटी नून लेग, वो बहुत बड़ा ख्वाब है 2/3 मेजॉरिटी। तो पाकिस्तान में इस वक्त सियासत का तवा गर्म है, हर बंदा रोटियां लगा रहा है उसके ऊपर, हम भी लगा रहे हैं,
वो हर एंकर रोटी लगा रहा है। अभी जफर हिलाली साहब रोटी लगाएंगे, उसके बाद देखें जरा कैसे लगाते हैं। चले हिलाली साहब से भी रोटी लगवा लेते हैं। हिलाली साहब, आप किस तरह देख रहे हैं आज की इस मीटिंग को जो चौधरी सालिक हुसैन और नवाज शरीफ के दरमियान हुई है? क्या PDM और मुस्लिम लीग क़ाफ का मौक़िफ़ तब्दील हो रहा है और क्या कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में कौन ये ऐसी बातें कह सकता है? कौन विद एनी सर्टेनिटी? हम क्या जिक्र कर सकते हैं अबाउट पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान? अब जो है लगता है ऐसा है कि बेटा जो है वो बाप के खिलाफ हो गया है या बाप के खिलाफ प्रिडिक्शंस दे रहा है, और बाप जो है वो अपने भाई के खिलाफ प्रिडिक्शंस दे रहा है, और भाई जो है वो अपने भांजे के खिलाफ। ये किस किस्म का पॉलिटिक्स है? यू नो, ये हम सब कहते हैं फैमिली फैमिली, हमारी फैमिली पॉलिटिक्स। ये फैमिली है? ये एक फैमिली है कि दुश्मन है? तो जब ये खुद नहीं समझ सकते हैं क्या हो रहा है, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या हो रहा है? इज अ टोटल होक्स। ये सिस्टम इज अ होक्स। और अब आप देख रहे हैं एज अ रिजल्ट कि हमारे सिस्टम का और इन लोगों का जो ये सिस्टम को चला रहे हैं और 30 साल से चला रहे हैं, हम ये नौबत पे आ गए हैं कि किसी वक्त हम एक्चुअली डिफॉल्ट कर गए हैं। ठीक है, हम ये कर गए, हम बैंकरप्ट हो गए हैं। बस अब बैंकरप्ट आदमी उस वक्त हो जाता है जब आपकी लायबिलिटीज को आप मीट नहीं कर सकते, आपके पास उतने पैसे नहीं हो सकते। तो वो तो मान जाएं, वी आर ऑलरेडी बैंकरप्ट, वी आर ऑलरेडी इन दैट सेंस अ फेल्ड स्टेट। अब रह क्या गया है? तो देख लें आप क्या होता है क्या नहीं होता है। इट्स एनीबॉडीज गेस। ठीक है। ओरिया साहब, जैसे कि हिलाली साहब ने भी कहा है कि अंदर ही इख्तिलाफात इस तरह से सामने आ रहे हैं। मुनीर सिलाही ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के मुतालिबे पर कोई समझौता नहीं होगा, और सालिक हुसैन ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का इंतजार हमें कर लेना चाहिए। तो आप समझते हैं कि क़ाफ लीग जो है वो हुकूमत की आइनी मुद्दत पूरी करने के हवाले से कुछ नरम गोशा रखती है? देखिए, वो सब ये चाहते हैं कि कोई ना कहते आज राना सलाह ने तड़ियाँ बहुत लगाई, लेकिन उसने कहा 2023 में इलेक्शन हो गए, 2 महीने पहले हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि 2 महीने पहले यार तुम तो मौलाना फजल रहमान को तो रोको। वो जाके असलम रिसानी से जाके उसने वादा कर लिया। जमीयत उलमा इस्लाम में एक हजरत मौलाना किबला असलम रिसानी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी शामिल हो गए हैं। ठीक है, उसके अंदर एक और हमारे दोस्त हैं गिचकी, वो भी शामिल हो गए हैं। एक और वो तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंदर अपने आप को बनाना चाहता है। चीफ मिनिस्टर जो है वो तो देखे ना, जिस वक्त अकरम दुरानी जो था वो क्लीन शेव था, तो जब MMA की गवर्नमेंट बनी तो मौलाना फजल रहमान के लोग ज़्यादा थे, तो मौलाना फजल रहमान ने कहा मेरा चीफ मिनिस्टर होगा। तो उन्होंने कहा अकरम दुरानी, तो काजी साहब कहते हैं, मैंने कहा कि बुरा लगेगा, लोग कहते हैं उलमा की जमात है तो हमने दाढ़ी, उसने कहा दाढ़ी तो हमारी खेती है, जब चाहे उगा दें। उन्होंने अकरम दुरानी को दाढ़ी रखवा दी, अब वो एक दिन में दाढ़ी रख के वो मौलवी हो गया, और मौलवी होकर वो चीफ मिनिस्टर बन गया। अच्छा। तो उसको तो रोके, वो जो कहता फिर रहा है कि 1 साल के लिए आगे। असल मसला यह है कि पाकिस्तान की सियासत जो है मछली मंडी में कम शोर होता है जितना पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त शोर है। और शोर की वजह यह है कि बुनियादी तौर पर वो कुव्वतें जिन्होंने आज से 8-9 महीने पहले ये तजर्बा किया था, और तजर्बा भी किसी के कहने पे किया था कि हम रजीम चेंज कर लेंगे और हम उसके बाद इनको साथ मिला लेंगे और ये बड़े 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 जुगादरी आके ठीक ठाक कर लेंगे, उन्होंने ऑफ हो गया फेल। और फेल इसलिए हुआ है कि जो देखिए, सबसे पहली बात है कि आपकी 60% जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, वो आता है फॉरेन रेमिटेंसेस से। ठीक, आपका कपास होता है, आपकी अपना चावल होते हैं और फॉरेन में, ये 3 चीज़ें, और ना तेल आप बेचते हैं ना कुछ। वो तो अब फॉरेन रेमिटेंसेस में आप देखें, वो जो रोशन पाकिस्तान अकाउंट है वो आपने पूरा आप उस गवर्नमेंट को ला रहे थे जिसने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा गैर मुल्की पाकिस्तानियों के खिलाफ केस लड़ा कि हम इनको वोट नहीं लेने देंगे। वो कैसे इनके साथ चलेंगे? अब वो डिप्लीशन, आज ये देखिए, आज मैं हेडलाइन पढ़ रहा हूँ, TS से डेडलाइन विल बी मिस्ड। IMF ने यहाँ तक कह दिया है कि हम पूरा अवेयर हैं आपके, अभी आपने जो कर दिया था सारा कुछ, वो पैसे पेमेंट कर दिए, तो एक कर तो दिया आपने, लेकिन आपके पैसे तो नहीं थे, वो मेरे और आवाम के पैसे से जो स्टेट बैंक के पास पड़े हुए थे, आपने $1.25 अरब जो है वो लोगों को दे दिया बॉन्ड्स का। आगे क्या करोगे? चीज़ें कैसे मंगाओगे? LC। अब आप देखें, आज जो अगर आप बाजार में जाएं और किसी से डॉलर खरीदने जाएं, वो कहता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिखाओ, तुम्हारा वीज़ा किधर है, तुम्हारी वो क्या नाम है अपना, वो किधर है, अपना टिकट किधर है, वो लेके जाओगे तो फिर जाके तुम ट्रैवल डॉक्यूमेंट, वरना तुम्हें डॉलर नहीं देगा। ये लेवल जिस वक्त आ जाए तो इसका मतलब ये है कि अब आप पाकिस्तान जो है वो उसको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और ये कान से पकड़ा है उन्होंने कि जाओ जाके समझौता करो,
अच्छा, हाँ, मतलब इनका कौन समझौता करना चाहता है? इसीलिए आज इसहाक डार ने खास तौर पे इस वक्त ये था कि उन्होंने कहा राणा साहब से कहें ये ऊंचे तौशाव बाद में दें, अभी हमें समझौता करने दें, तभी मुन्ना सलाई वहाँ गया। ठीक है हिलाली साहब, कुछ राना सनाउल्लाह के केस से मुतालिक बात कर लेते हैं। आज वो मुनशियात स्मगलिंग केस में बरी कर दिए गए हैं, तो जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब शहरियार आफरीदी ने कहा था कि जी जान तो अल्लाह को देनी है, तो सबूत नहीं दिए उन्होंने। देखिए सीधी बात यह है कि 15 किलोग्राम हेरोइन था या क्या था, कोकेन था या किस किस्म का नहीं आई आज तक ड्रग था, नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ। देखा गया, मैं वो मिस्टेक तो नहीं, वो चूंटी तो नहीं थी ना जी, 15 किलोग्राम का एक बड़ा बैग था। तो उन्होंने क्या देखा? अब वो जो देखा वो गैब है, और अगर नहीं था वो देखा तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी गैब है। तो मैं माफ करिए, मैं अब आप और मैं क्या कह सकते हैं? आपको याद होगा लारी साहब, आपको याद होगा नारकोटिक कमीशन था, पहले होता था, एंटी नारकोटिक कमीशन होता था, तो उसके बाद इन्होंने ANF बनाई थी, आपको याद होगा। और ANF में मसला ये था कि एंटी नारकोटिक फोर्स, कि जिसमें तमाम फोर्सेस से लोग गए थे, और उस रात फिनांस डिपार्टमेंट ने सिर्फ एक काम किया था, इतनी गाड़ियां खरीदने का नोटिफिकेशन, इतनी जनाब घर लेने का नोटिफिकेशन, इतना फर्नीचर लेने का नोटिफिकेशन, इतना फलाना लेने का नोटिफिकेशन। और आपको अंदाजा होगा कि UN फंड फॉर ड्रग यूज कंट्रोल के लोग आगे बैठे होते थे। मैं और मेरा एक दोस्त होता था हंस पेलमैन, हम दोनों उसमें इकट्ठे काम करते थे। अच्छा। तो वो कहते थे जब हम काम करते थे तो ये कुछ नहीं होता था, इन लोगों को कैसे? मैंने कहा तुमको उनकी ताकत का नहीं पता, चुप करके बैठो, तुम तो जर्मनी चले जाओगे, मैंने पाकिस्तान में रहना है, मैं क्या कर लूंगा। तो असल मसला ये है कि ये ANF ने पकड़ा था। अच्छा, ना तो इमरान खान ने पकड़ा, ना तो किसी SHO ने पकड़ा, ना तो किसी IG ने पकड़ा, ना पकड़ा था ANF ने। क्रेडिबिलिटी का मसला ना इमरान खान की है, ना किसी ने, ANF एंटी नारकोटिक फोर्स। सर लेकिन इमरान मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा मजेदार वाकया था। मैं चागी में DC था, जान अल्लाह को देनी है। तो एंटी नारकोटिक फोर्स के कुछ लोग जो थे, वो एक बरापचा एक जगह है, वहां पर जो थे ना वो देखने गए थे, कैशियल देखने के लिए। अच्छा। अब मसला पता क्या है हिलारी साहब, मैं और आप तो दूर की बात है, राना सनाउल्लाह भी नहीं कह रहा कि मुझे ANF ने मारा, उसको कहो कोई भाई, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो मस्कीन, हम तो आज TV जो है वो बंद कर देगा और कहेगा और कुछ नहीं, इसको नहीं लगाओ उसके ऊपर सोशल मीडिया पे। राना सनाउल्लाह तो बोले मेरा मुजरिम कौन था, शहरयार अफरीदी ने तो जाके पकड़ा तो ANF ने था। ठीक है हिलाली साहब, अब सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज कराने का एक सिलसिला है, तो हमारे सियासी निज़ाम को अदम इस्तेहकाम से इसी सिलसिले ने दो चार किए रखा है, तो क्या लगता है आपको कब तक चलेगा, कोई एंड है इसका? नहीं, वो जो आजकल स्वाति साहब हैं, वो सुना है वो लारकाना पहुंच गए। जी, सिंध पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनको सिंध पुलिस ने गिरफ्तार करके लारकाना ले गए। सखर के लारकाना कंबर में गए, कंबर लारकाना में, वजीर आला के जहाज में गए हैं। अच्छा नाज़रीन, अब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मईशत के लिए एक अच्छी खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने रकडिक मुआहिदे को कानूनी करार दे दिया है और फैसले में कहा गया है कि मुआहिदे में कोई गैर कानूनी शिक नहीं है। बलूचिस्तान हुकूमत को एतमाद में लिया गया। इस फैसले के बाद सवाल ये उठ रहा है कि रकडिक मनसूबे पर काम शुरू होने की राह हमवार हो गई है या अभी भी कुछ रुकावटें बाकी हैं, और ये कि क्या ये मनसूबा वाकई पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और यह सब आप खासा अर्सा बलूचिस्तान में रहे हैं, तो कुछ रोशनी डालें कि रकडिक का मामला था क्या और इसकी अहमियत के हवाले से भी आवाम के जहनों में कई सवाल आते हैं। देखिए, इसका आगाज़ ही मैं जब वहाँ पर था तो वहाँ हुआ था। उससे पहले 1950s के एंड में वहाँ उसी चागी में सेंदक एक प्रोजेक्ट था, जी। वो शुरू हुआ था। सेंदक प्रोजेक्ट में चाइनीज़ का और पाकिस्तान का आपस में एग्रीमेंट था। अच्छा। मैं बताऊँ, ये पाकिस्तान की बड़ी दुख भरी कहानी है जो मैं सुनाने लगा हूँ यहाँ आपको। सेंदक प्रोजेक्ट में सिविल वर्क्स करना था पाकिस्तान ने, और वो कॉपर और गोल्ड का जो था वो एक्सकवेट करके स्मेल्टर में डाल के रिफाइनरी में ले जाना था चाइनीज़ ने। पाकिस्तान ने, मैं उससे बताऊंगा फिर इसके बाद यहाँ क्या हुआ। पाकिस्तान ने ये किया कि एक कंपनी बनाई गोल्ड, छोटी सी माइन की कराची में। ठीक है।
ठीक है, उसको कहते RDC, रिसोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बिल्कुल। उसको एक शॉन का जहाज लेके दिया जिसमें वो लोग वहां आते जाते थे, वहां पर एयर स्ट्रिप बिछाई, ठीक, और वहां पर जाके काम करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने, मतलब आप सोचे कि 10 मेगावाट का ट्रांसफार्मर चाहिए था, उन्होंने वहां पर एक 60 मेगावाट का लिख दिया कि कल को जरूरत पेश आ सकती है। फिर उस माइन के जो ओपन पिट माइन है, जहां खुदाइयां होनी है, जहां ब्लास्टिंग होनी है, वहां साथ एक बिल्कुल इस्लामाबाद के लेवल की बहुत बड़ी वो कॉलोनी बनाई। अच्छा। फिर वहां ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मीन्स चाहिए था, या ट्रक से आएगा या रेलवे लाइन से, उन्होंने सड़क भी बिछाई और रेलवे लाइन भी बिछाई। फिर उसके बाद आप अंदाजा करें कि वो उसके अंदर STD टेलीफोन तक तफ्तान में, जहाँ कंपनी बन सकती थी, लेकिन खतरे के तहत वो उन्होंने 6 ली उन्होंने लाइन्स आपसे, अपना टेलीफोन कंपार्टमेंट थे, और 6 लाख रुपए रेंट पे करते रहे। 70 मील दूर तालाब एक जगह है, वहाँ 6 कुएं खोदे और पानी खींच खांच के वहाँ पर लाए। इससे हुआ यह कि इनका सिविल कॉस्ट इतनी बढ़ गई और इस पर कोई डॉलर का इफेक्ट होता रहा, एक्निक में जाते रहे, वहाँ जाते रहे, और जो उधर से चाइनीज करते थे कोई डॉलर इफेक्ट नहीं हुआ। तो वो 1997 के आसपास मैंने वो रिपोर्ट बना के भेजी, मुझे याद अच्छी तरह कि नवाज शरीफ आया था, तो उसके बाद उन्होंने फिर उसी रिपोर्ट के बाद उन्होंने उसको ख़त्म करके चाइनीज़ के हवाले कर दिया था। इतना पैसा खर्च हो चुका हुआ था कि 15 साल के जो माइन है उनमें से हमें एक आना नहीं मिलना था। इसी दौरान सैंदक से कोई 100 किलोमीटर करीब रिकोडेक का इलाका है, जो नौकुंडी से एक रास्ता जाता है, वहां पर पता चला कि वहां बहुत ज्यादा गोल्ड और कॉपर के रिजर्वायर है। BHP एक कंपनी में वही था उस जमाने में, और उसकी नेगोशिएशन के अंदर बाद में मेरे सामने एग्रीमेंट भी हुआ, शामिल भी था, शामिल तो खैर बड़े लोग थे, लेकिन इनपुट हमारी जाती रहती थी। उन्होंने वहाँ पर एग्रीमेंट किया, इन्होंने 1993 में शुरू हुआ, 94 के अंदर एग्रीमेंट हो गया कि 25% देंगे, वो BHP ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, और 75% जो है वो BHP खुद रखेगी, 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को मिलेगी। हम उन्हें समझाते रहे कि भाई ये जो ईंट की तरह, पत्थर की तरह पड़ी तो ऊपर होती है, खुदाई नहीं करनी पड़ती, जैसे ईंटों का भट्टा होता है ना, वैसे मट्टी होती है। अच्छा। इतना बड़ा तोड़ा तोड़ा, काटा, उसको उससे साफ किया, पानी से क्रश किया, फिर उसको स्मेल्टर में डाला, स्मेल्टर से इतनी बड़ी बड़ी बार निकलती हैं, उस बार में तांबा भी होता है, उस बार के अंदर उतना पीतल भी होता है, चांदी भी होती है उस बार के अंदर। अगर 0.2% भी अगर सोना निकला है तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं। अच्छा। मैं वहां पर था, BHP वाले आए, मैं 97 की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ साल एक के बाद मैंने एकदम, मैं रॉकेटेक विजिट पे गया, वहाँ उन लोगों से मिला, तो मैंने पूछा कि ये आप 1 साल से यहाँ सर्वे कर रहे हैं, तो ये आप सेंधक टाइप चीज को निकल रही है। उसका फिक्रा था, इफ वी हैव टू एक्सप्लोर अनदर सेंधक वी कुड हैव शिफ्टेड मच अर्लियर, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड बिगेस्ट गोल्ड माइन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा। आप अंदाजा करें, ये जब उन्होंने किया तो उनको एक एग्रीमेंट में क्लॉज थी, किसी और को उन्होंने मिनकोर एक फर्म थी उसको दे दिया रिसोर्सेज, बड़ी आम छोटी सी फर्म थी ऑस्ट्रेलिया की। वो उन्होंने काम शुरू किया, काम शुरू करते करते जब ये 2000 के अप्रैल 2002 के बाद ये उन्होंने एक और कंपनी TCC टिथियान को दिया। तो जब ये बिल्कुल इसके करीब आ गए ना 2011 नवंबर में, तो इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, एक हमारे कैरेक्टर हैं बहुत बड़े, समर मुबारक मंद, उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कोल माइन में किया था, हम करा लेंगे। अच्छा। तो इन्होंने कहा जी इनको आप इतराज करो कि आप यहाँ से मिट्टी लेके जा रहे हो, सारा आप स्मेल्टर भी नहीं लगाओ और रिफाइनरी भी नहीं लगाओ, हमारे सामने खोलो। ये इतराज जब था उसके ऊपर वो उन्होंने कहा कि हम नहीं एग्रीमेंट में शामिल नहीं है, और ये और एग्रीमेंट बढ़ाओ। इसके ऊपर वो लोग जो थे पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, और उसके साथ साथ वो चले गए वर्ल्ड बैंक की एक है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अच्छा, ये मैं उन दिनों में वहीं था। आप अंदाजा करें, उन कंपनी ने कहा हम $220 मिलियन, 35 अरब रुपये हम इस पर खर्च कर चुके हैं। अच्छा। और उन्होंने 11.43 बिलियन के डैमेजेस क्लेम कर लिए, अरब डॉलर, 11.43 अरब डॉलर। अच्छा, जनवरी 2013 हज़ारे दोस्त इकट्ठे रहे वहाँ पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हो गए, इफ्तिखार चौधरी साहब ने एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया। उधर से इन्होंने ख़त्म किया 2013 में, और उन्होंने जुलाई 2017 में उन्होंने कह दिया कि इन्होंने गलत किया है और ये मुआहदा लेजिटिमेट है, और साथ ही पाकिस्तान को $5.97 बिलियन की पाकिस्तान को उन्होंने पेनल्टी डाल दी कि ये दो। अब वो वक्त के साथ डेली बढ़ती रहती थी।
और उसके बाद ब्रिटिश विर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट में गए, लंदन हाई कोर्ट ने मिलकर पाकिस्तान की PIA के एसेट फ्रीज कर दिए, रोजवेल्ट होटल और उसको भी। 2000 चलता रहा, ये बढ़ता बढ़ता पाकिस्तान को तकरीबन 10 कुछ बिलियन के करीब 11 बिलियन के करीब हो जाता है, ये पेनल्टी पड़ गई। मार्च 2022 में इमरान हुकूमत का जो आखिरी कारनामा था ये, उन्होंने टर्की से मिलके, ये चिली की एक फर्म थी, उस फर्म का नाम है बड़ा मशहूर नाम है, मुझे अब इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन TCR और ये जो वो फर्म और ये फर्म, इन दोनों फर्मों ने इन्होंने मिलके, ये इसमें शायद लिखा, हाँ यस, इसकी एक फर्म है एंटाफोगिस्टा और बैरेक गोल्ड, इन दोनों के साथ मिलकर एग्रीमेंट किया। उन्होंने कहा $11 अरब आपके माफ हमें करने दें, $10 अरब जो है हम उसको करेंगे दोबारा, उसको इन्वेस्ट करेंगे और साथ हम 800 लगाएंगे। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1993 में जो एग्रीमेंट हुआ था वो बिल्कुल ठीक था जो हमने किया था। अच्छा। आप अंदाजा करें कि कितने साल गुजर गए। बिल्कुल ठीक है, बैक टू स्क्वायर चले गए हैं। आपकी तरफ दोबारा आती हूँ और ये साहब, हिलाली साहब से जरा जानते हैं कि ये जो रेकोडेक मंसूबा है पाकिस्तान के लिए, क्या ये वाकई गेम चेंजर की हैसियत रखता है हिलाली साहब? अब तक तो हम इसलिए कि ये बेकार किस्म के ऑब्जेक्शंस करते रहे और एक मुआहदा जो बिल्कुल ठीक तरीके से साइन हुआ था, 25% बलूचिस्तान को मिल रहा था, 75% वो डाल रहे थे और बलूचिस्तान के पास पैसे भी नहीं थे डालने के लिए। जब उनको बोला गया तो उनके पास कहने लगे हमारे पास नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो हम भी यही डाल देते हैं। और जैसे औरिया साहब ने कहा, फिर एक साहब हैं जो हर चीज़ को सोना बनाते हैं, मुबारक मंद साहब जो भी हैं, वो आ गए। अच्छा। और फिर वो कहने लगे कि ये जो मड है जो आपको प्रोसेस करना पड़ता है, देखिए जब ये एक किस्म का कीचड़ निकलता है, स्लरी, वो उसमें गोल्ड भी हो सकता है और उसमें कॉपर भी हो सकता है। और सबसे बेहतरीन जगह जिधर वो शिफ्ट होता है वो है चीन। ग्वादर से उसको चीन जाना था, उधर शिफ्ट होना था, तो उन्होंने कहा ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो बाएं हाथ का खेल है। बहरहाल उन्होंने कन्विंस कर दिया, जो भी था उधर कन्विंस हो गए। कोर्ट में जब गए तो फैसला उनके हक में हो गया। इस क्लेम ये था कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ये मिनरल्स जो हैं वो फैसला करना चाहिए, आप तो फेडरल गवर्नमेंट से फैसला करके ले आए, लिहाजा ये गलत हो गया। उन्होंने कि अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में दिया गए, वो ठीक ठाक उधर उनको फाइन्स मिले, रोजवेल्ट होटल, श्राइब होटल, PIA के प्लेन्स, पाकिस्तान एम्बेसी के रेजिडेंट्स भी उधर जब्त होने वाले थे। इनके पास तो कभी पैसे ही हो ही नहीं सकते हैं जो चीख के बात करते हैं कि हम ये हैं वो हैं। फिर आपको पता नहीं है कितने मुश्किल से शौकत तरीन ने इमरान खान के वक्त उसको ये डील किया कि भाई वो सब माफ़ हो जाएंगे, आप इन्वेस्ट करें और आपका हिस्सा जो है और वो और कैलकुलेट ये हुआ जो 2013 में जो इसको जाना था इन ऑपरेशन या 2012 में, अब तक हमारा $20 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये है हम लोग जिस तरीके से वी गो अबाउट अ प्रोजेक्ट, ये एक शेमफुल कॉन्डक्ट है। माफ करिए, ये कोर्ट ने जो फैसला अभी किया है, क्या उसने फैसला किया था हमारे चौधरी इफ्तिखार साहब से, किसी को समझ ही नहीं आया। वैसे उनके बहुत सारे फैसले हैं जो किसी को अभी तक नहीं समझ आ रहे। तो मेरा ख्याल है कि दे यू हैव, थर्ड वर्ल्ड में ऐसी चीजें होती हैं, थर्ड वर्ल्ड में, मगर नुकसान देखिए कितना हुआ है। बिल्कुल। औरिया साहब, अब जबकि अदालत उज़्मा ने रेकोडेक मुआहदे को क़वानीन और क़वायद के मुताबिक करार दे दिया है, तो आप क्या देखते हैं कि इस मंसूबे पर अब काम शुरू हो जाएगा? कितने इम्कानात हैं? देखें, असल मसला यह है कि चूंकि हम छोटे लोगों ने फैसला किया हुआ था, वो समझते थे हम शायद अकल नहीं रखते। अच्छा। असलम रिसानी साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो बीच में कूदे और मैं अगर रिपोर्टें बताऊँ ना कि उन्होंने कितना भत्ता मांगा था बहुत सारे लोगों ने उस वक्त कि इसको हम कर लेते हैं, इतने पैसे हमें और दे दो, तो वो कहते थे हम इंटरनेशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं जाना चाहते। अब आज आप देखें कि आप 32 साल के बाद वो साबित हुआ कि वो बिल्कुल ठीक था। आप खुद सोचे, साहब ने जैसे कहा है कि मड सी होती है, आप देखें पत्थर छोटे छोटे लेके निकलते हैं
और उस पत्थर जो है वो ज़्यादा क्या काम, आपको किसी के सर में मारने के काम आ सकते हैं अगर वो उनकी टेक्नोलॉजी मौजूद ना हो। इधर हर बंदा कहता है कि जी हमें लूट के खा जाएगा, वो आगे जाएगा, मैं फलाना आएगा तो लूट के खा जाएगा। आप सोच सकते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी होनी थी, उनकी प्रैक्टिकल नो होनी थी, उन्होंने आपकी मिट्टी को उन्होंने सोना बनाना था। और वो एग्रीमेंट में 25 साल का था कि 25 साल के अंदर हम आपको हैंड ओवर कर देंगे, आप जिसको मर्जी आप दोबारा रीनेगोशिएट कर सके। अब वो 25 साल हमने गंवा दिए, बल्कि 29 साल गंवा दिए। अब हम आप अंदाजा करें कि अब हम उसको दोबारा से शुरू। अब तक पाकिस्तान की इकॉनमी जो थी गेम चेंजर, पाकिस्तान की इकॉनमी कम से कम बलूचिस्तान तो आप उसकी हर सड़क जो थी वो बना सकते थे जैसे मोटरवेज होते हैं। अच्छा। बलूचिस्तान के अंदर आप दूध और शहद की नहरें बेकार कर सकते। लेकिन मसला सारा यही है कि हमारे यहाँ एक छोटे से मसले, मैं आपको एक मिसाल आपको देता हूँ। ये जब मुल्तान रोड बन रही थी 60s के अंदर, मैं लाली साहब आप तो ब्यूरोक्रेसी जानते हैं, जो डीएमजी वाले करते हैं ना इस मुल्क के साथ, वो तो सब इस मुल्क के साथ इतना जुल्म है हिसाब ही नहीं। उस ठेकेदार ने कहा, जानान ठेकेदार था वहाँ का, उसने कहा कि मुझे इतने ही पैसे में अगर आप ये साइड पे कर दे मैं डुअल कैरेज वे बना दूंगा। अच्छा। अब ये वर्ल्ड बैंक का पैसा था, ये कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के लिए जाना था वहां पर, उसको अप्रूवल के लिए अपना वाशिंगटन में मीटिंग थी वहां पर, ठीक है। उस बंदे ने, जॉइंट सेक्रेटरी ने अपना जो एक टूर जो है सैक्रिफाइस के, मैं अगर ये ना करके दोबारा बदला तो हो सकता है मैं जॉइंट सेक्रेटरी ट्रांसफर होकर किसी और जगह चले जाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं, सिंगल ही बनाओ। ये इतने छोटे छोटे मफाद, और ये भी किसी बंदे ने उसी वजह से कोई किया है कि यार उस वक्त जो सेक्रेटरी था, उस वक्त जो डीसी चागी था, उस वक्त जो फलाना था, उन्होंने कोई ना कोई गंद जरूर किया होगा, तो इसके ऊपर इतराज तो करो ना कम से कम। अब वो साबित हुआ कि आप 29 साल हमारे ज़ाया चले गए। ठीक है नाज़रीन, अंदरूनी मामलात पर तो हमने बात कर ली। ऑर्डर में कुछ तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। 7 साल बाद चीनी सदर शी जिनपिंग ने सऊदी अरब का दौरा किया है, और सऊदी अरब जिसे अमेरिका का अहम इत्तेहादी समझा जाता था, वो अब चीन के करीब होता जा रहा है। इस दौरे पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया में नए इत्तेहाद बन रहे हैं। अमेरिका की सरबराही में यूनिपोलर वर्ल्ड का जो नक्शा खींचा गया था उसमें अब तब्दीली आ रही है, और इस तब्दीली में चीन का हाथ है जो अमेरिका के इत्तेहादियों को अपनी तरफ खींच रहा है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सऊदी अरब का दौरा किया है, और इस मौके पर चीन ने अपनी करेंसी युआन में तेल और गैस की खरीदारी का ऐलान किया है। इस इक़दाम से चीनी करेंसी को आलमी हैसियत हासिल हो सकती है, मगर साथ ही ये अमेरिका की बरहमी का बायस भी बन सकता है। हिलाली साहब, चीन ने अपनी करेंसी युआन में तेल और गैस की खरीदारी का जो ऐलान किया है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? बीबी, इनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं कि अगर इस पे पूरा अमल किया जाए। और ये काफ़ी नहीं है कि सिर्फ सऊदी अरेबिया और चीन अमल करें, हालांकि अच्छा शुरुआत होगा। 17% सऊदी तेल जो है मुल्क मिल के कहते हैं कि हम भी युआन में खरीदेंगे। देखिए, ब्रीफली मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। जी। दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के जो रिजर्व्स होते हैं, 2/3 रिजर्व्स वो डॉलर में रहते हैं, और 70% वर्ल्ड ट्रेड जो है वो डॉलर में रहता है। क्यों? इसलिए कि डॉलर जो है वो बड़ा डीप करेंसी है, माने उसमें किसी हद तक आप जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। या येन या युआन में ये नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे जो दुनिया का जस्टिस सिस्टम है, कमर्शियल ट्रेडिंग सिस्टम, वो फेमिलियर है डॉलर के साथ, और वो चाहते हैं, दे फील कंफर्टेबल कि जब डॉलर होते हैं और ट्रांजैक्शंस, तो उस पे जब उनको फैसले करने पड़ते हैं। और मगर अनफॉर्चुनेटली उसका मतलब ये है कि जितने डॉलर में ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आपको न्यूयॉर्क से क्लियर होते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि जाहिर है नेशनल करेंसी जिस मुल्क का हो तो अकाउंट, वो नेशनल करेंसी इज हेल्ड वो मुल्क में जिधर उसका वो नेशनल करेंसी है, उनके अकाउंट में। तो अगर आप कराची में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं डॉलर को, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क से, ठीक है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पावर देता है यूएस को। आप यकीन करें कि 650 बिलियन डॉलर रूस के उन्होंने फ्रीज कर दिया।
अब नहीं, अब तो ये 9 बिलियन इनका भी किया है अफगान का, मगर आप समझिए कि 1979 में जब शाह को निकाले थे, उन्होंने ईरान का उस वक्त का $11 बिलियन फ्रीज कर दिया और इस्तेमाल नहीं करने दिया। तो इस किस्म की ताकत जो होती है, कोई नहीं चाहता कि अमेरिका के पास इस किस्म का लेवरेज हो। तो जी और मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला ये किया है कि हम ये एक ऑप्शन रखना चाहते हैं कि हम ट्रेड करेंगे युआन में। क्यों? कि अगर ट्रेड ज़्यादा सरप्लस हो गया तो वो बाकी जो है, जो रह गया, हम उसको बार्टर भी कर सकते हैं, या, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, या हम अपना ओन करेंसी क्रिएट करेंगे दूसरे मुल्कों को मिलने के साथ, दूसरों के साथ, और वो उसमें फिर हम ट्रेड करेंगे, और सरप्लस अगर रह जाए तो हम बार्टर से उसको इक्वलाइज कर देंगे। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग ब्रेव अटेम्प्ट हो रहा है कि डॉलर से निकलने का। मगर याद रखें कि गद्दाफी कोशिश की, उसको मार दिया। सदाम हुसैन ने कोशिश की, सुना, आप जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। अमेरिका छोड़ेगा नहीं, बिकॉज इस वक्त अमेरिका, अगर माने अमेरिका को कुछ नहीं करना पड़ता है, अगर वो पैसे चाहते हैं, उनको एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ता है ज़्यादा, वो बस प्रिंट कर देते हैं अपने पैसे। तो सोचे तो सही कितना फ़र्क पड़ता अगर ये नहीं होता। जी ठीक है। ओरिया साहब, एक तरफ अमेरिका, यूरोप और उनके इत्तेहादी हैं, और अब रूस, चीन, ओपेक प्लस का एक नादीदा इत्तेहाद कायम होता नजर आ रहा है। ऐसे में सऊदी अरब की चीन से बढ़ती हुई नज़दीकियाँ भी है, तो क्या दुनिया एक बार फिर यूनिपोलर से बायपोलर बनने जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने खिलाड़ी साहब ने कहा कि अमेरिका इस वक्त सिर्फ डॉलर की बुनियाद पे दुनिया पे रूल करता है, और ख़ास तौर पे 70s के अंदर ऑयल का बूम आया है। और हालांकि अरामको जो थी ये 1920s में वहाँ खुल गई थी, अरब और सऊदी अरब की जो कंपनी थी जो ऑयल एक्सप्लोर कर रही थी वहाँ पर, लेकिन आहिस्ता 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 थे, लेकिन बूम आया 70s के अंदर। आप अंदाज़ा करें कि 1970 में जो तेल की जो कीमत थी ये $2 पर बैरल थी सिर्फ, और आप बड़ा आम उससे बिखरा होता था। लेकिन जिस वक्त इसको डॉलर के साथ एसोसिएट किया है निक्सन ने, और शाह फैसल का एग्रीमेंट हुआ था। शाह फैसल निक्सन का एग्रीमेंट इसलिए हुआ था कि ऑयल एज ए वेपन के तौर पे यूज़ किया था उसने इसराइली वॉर के से पहले, और वो उसके राशनिंग हो गई थी यूरोप के अंदर। जब डॉलर के साथ उसको मुंसलिक कर दिया गया कि तेल आपने अगर खरीदना है तो डॉलर में खरीदेंगे, तो आप अंदाजा करें कि 1975 में ये $2 से पिक करके $10 में बैरल में आ गया, 1980 में $35 में चला गया, 1990 में 60 में चला गया, और उसके बाद बढ़ता चला गया, और आज इस वक्त कभी 140 पे जाता है, फिर 70 पे आ गया हुआ है। तो यूँ इस तरह की इन्होंने कंट्रोल किया। अब बात यह है कि सबसे ज़्यादा कर्जा अमेरिका के ऊपर है, बैंकों का, बाकी लोगों का, तकरीबन $19 ट्रिलियन, 19,000 अरब डॉलर। लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता, उन्होंने डॉलर छापना है और मार्केट में ले आना है। जबकि मुझे भी डॉलर में ही काम करना है, तो मुझे डॉलर के बदले में कपास देनी पड़ेगी, चीनी देनी पड़ेगी, तेल देना पड़ेगा, कुछ और चीजें जो मादनियात देनी पड़ेगी, लिथियम देना पड़ेगा, तब जाके मैं डॉलर खरीदूंगा। तो असल मसला यही है कि वो उसका कंट्रोल। लेकिन ये जो चाइना वहां पर कर रहा है, अब देखिए, आपने बहुत पहले अगर चाइना जाता है, मैं 2008 में गया हूँ, 8 दिसंबर, तो चाइना के हर कॉर्नर के ऊपर ना वो लगी हुई थी मशीनें गोल्ड। क्या अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, वो छोटी छोटी बार्स बना बना के देते तो युआन, ताकि, और उनको कहा जाता था कि आप उसमें सेव करें, क्योंकि कल को डॉलर किसी भी वक्त हमारे साथ कुछ कर सकता है, तो ये हम गोल्ड के अंदर सेव करना शुरू कर दें। अच्छा। उन्होंने बात की कज़ाफी की। आप अंदाज़ा करें कि उमर इब्राहिम वडेलो यहाँ पाकिस्तान आया था, मैंने उससे खास तौर पे बुलाया था। वो गोल्ड और उसमें कॉइन के अंदर उसने एक मिंट लगाया हुआ था ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान में, और वहाँ से वो मिंट बनाता था, दुबई वगैरह था। वो बेसिकली तो वो मिला था जाके कज़ाफी को, और मुझे बताता है कि कज़ाफी जो था अफ्रीकन यूनियन के अंदर जब वो आया, तो उसने अपने ख़ास तौर पे जो 56 टन के जो गोल्ड रिजर्वायर थे, वो कहा कि ये मैं देता हूं, और हम तेल जो है वो गोल्ड में बेचेंगे। अब अमेरिका भी हमें सोना दे तो तेल खरीदे, वरना नहीं खरीदेगा। हाँ। आप देखें जो कज़ाफी के साथ हुआ। तो उरिया साहब, ये जो यूएस और सऊदी अरब के दरमियान एक पेट्रो डॉलर मुआहिदा हुआ था, तो फिर इसका क्या होगा अगर ये मामला इस तरफ चले जाए? मैं वही कह रहा हूँ, उसी पेट्रो डॉलर की बात कर रहा हूँ।
सारी। तो वो उसको सद्दाम ने कहा था हम यूरो में चले जाएंगे, वो नहीं हो सका। तो ये असल मसला, ये स्टेप तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये स्टेप जो है एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल वॉर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और इस वक्त जो ईरान को थ्रेट मिल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सरफेस ऑयल जो है वो इस वक्त ईरान के पास है और इराक के पास है, और ईरान की प्रॉक्सीज वहां इराक में मौजूद हैं। बहुत कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका का वहां भी चल रहा है, देर ज़ूर के शाम के इलाकों में जहां कुएं थे, जहां कुर्द आ गए थे, जहां ICS आ गई थी, वहां भी उनकी चीज है। तो ये एक बहुत बड़ी वॉर जो है बहुत जल्दी पैदा हो सकती है अगर ये शुरू हो गया तो। ठीक है हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब पेट्रो डॉलर मुआहिदा जो USA के साथ किया था वो तोड़ सकता है? देखिए, पेट्रो डॉलर का मुआहिदा जो है वो चेंज हो सकता है विद सर्कमस्टेंसेस और एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट। मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने किया क्या है। अमेरिका ने वेपनाइज कर दिया है डॉलर को। अब आप सोचिए तो सही, इट इज अ वेपन ऑफ वॉर। जो चीज में पूरी दुनिया रिलाई कर रही है, ये करने वो करने, सब आपके दुश्मन आपके दोस्त सब, अब आप उसको वेपनाइज कर दिया है। डॉलर में रहोगे और हम कंट्रोल करेंगे डॉलर को। मेरे ख्याल में कि ऐसा जिस किस्म का ये जो फ्रेम ऑफ माइंड है, इसमें तो न्यूक्लियर वॉर तो ऐसा लगता है कि इनएविटेबल है। अच्छा, अब रूस के पैसे, रूस के 650 बिलियन डॉलर फ्रीज हो जाएं तो रूस कहेगा कि ये तो फॉल्स प्रीटेंसेस में हमारे से लिया गया है, आपने चोरी की है, ये पैसे रख के हमने चीजें बेचें, इसके लिए वापस करो, छोड़ो। और अगर वो कहते हैं नहीं, तो इसके माने रूस और अगर अल्टरनेटिव करेंसी आने नहीं देते, जो वो लाना चाहता है, जो अग्रीमेंट होना चाहे उसके खिलाफ, आप समझते, देखिए कौन से मुल्क हैं जो अल्टरनेटिव करेंसी बात कर सकते हैं? रूस है, चीन है, ईरान है और 2-4 और मुल्क हैं। ईरान को तो ये तैयारी हो रही है उनको खत्म करने के लिए। ईरान से नेतन्याहू वापस आ गया है और वो आने के साथ कह रहा है जंग जंग जंग। बिल्कुल, इसलिए उनको पता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएं तो इनको खुदाफिज है। तो आई एम अफ्रेड कि ये वेपनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड और करेंसी ये बहुत ही डेंजरस है। ठीक है, और ये साहब, आपको क्या लगता है कि सऊदी और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में कशीदगी अब देखी जा रही है कुछ अरसे से, इसकी क्या वजूहात रही हैं? देखिए, उन्होंने बाकायदा एक नक्शा खींचा था। वैसे तो नक्शा नॉर्मली बहुत दफ़ा आता रहता है, मैं उस पर नहीं डिस्कस करता हूँ, लेकिन देखें ईरान के लिए उन्होंने एक रास्ता बनाया। इराक को, सद्दाम हुसैन को ख़त्म करके, उसकी पूरी पावर को ख़त्म करके, उसके 2000 टैंक्स को ख़त्म करके, उसकी एयर पावर को ख़त्म, इसको एक जहाज़ भी नहीं है, और ईरान को बाकायदा वहाँ आने की इजाज़त दी गई। अमेरिका के मुखालिफ था, हालांकि 12-13 प्रॉक्सीज ने वहाँ आए, वहाँ पर उनकी मर्जी की हुकूमत कायम की गई। मुक्तदा सदर जो एंटी अमेरिकन था, जो अरब नेशनलिज्म की बात करता था, उसको बाकायदा दबा दिया गया। आयतुल्ला जो थे वहाँ के सिस्तानी, उन्होंने इनके साथ मिलकर वहाँ हुकूमत कायम कर ली, और फिर ये शाम से होते हुए इसराइल के नज़दीक और सऊदी अरब के बॉर्डर पर चले। फिर वहाँ उनकी प्रॉक्सी जो है बहरीन में चली, फिर वहाँ उनकी प्रॉक्सी जो है वो उसमें चली, अपना यमन में चली, फिर उनकी प्रॉक्सी किसी हद तक कुवैत में और बाकी जगह पर और लेबनान में चली। अब बेसिकली करना वो चाहते हैं कि ईरान और सऊदी अरब की हम एक जंग कराएं। अच्छा, और उसमें थ्रेट होगा सऊदी अरब को। जब सऊदी अरब को थ्रेट होगा, सऊदी अरब पर ना असला है ना फौज है, वो फौरन सीधा चला जाएगा वहां पर अपना, उस पर अपना अमेरिका के बाद कि हमें। बिल्कुल, मामला किस तरफ जाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, आज की डिस्कशन आपने सुनी, अब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।